चलो, लास्ट क्लास में हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया था। फर्स्ट चैप्टर मतलब इंट्रोडक्शन टू इरिगेशन पूरा खत्म करवा दिया था मैंने, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स। नेक्स्ट चैप्टर इज रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट, हर एक टॉपिक में। मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं यहाँ से सवाल ना हो। मतलब इरिगेशन में अगर 4 सवाल आएंगे तो 1 या 2 यहाँ से आएंगे, ठीक है। तो ये सारी कहानी है। तो अल्टीमेटली स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, वाटर रिक्वायरमेंट। किसी भी क्रॉप को कितना पानी चाहिए, किस वे में चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, तो ये सारी कहानी किसमें पढ़ेंगे हम लोग, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स है। वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप्स में हम सारा कुछ डिस्कस ये करेंगे कि क्रॉप को कितना पानी चाहिए, किस वे में चाहिए, कितने टाइम तक चाहिए। तो वो सारी कहानी इसका डिस्कस करेंगे। वो सारी की सारी कहानी इसमें आ जाएगी। जैसे बेस पीरियड नाम पढ़ा होगा, जैसे क्रॉप पीरियड नाम पढ़ा है, जैसे डेल्टा, जैसे ड्यूटी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो फर्स्ट डेफिनेशन लिख लो पहले, एवरी क्रॉप। फर्स्ट डेफिनेशन लिख लो पहले, दिस इज एवरी क्रॉप requires a certain quantity of water, Every crop requires a certain quantity of water after a fixed interval. After a fixed interval throughout its period of growth. Throughout its period of growth. Okay. Hence water required या water requirement लिख लो। Hence water requirement of crops signifies the total quantity of water, signifies the total quantity and the way in which a crop requires water throughout in which a crop requires a water throughout the period of growth. ये सारी कहानी है। मैं एक चीज़ ऐड करवाई थी इसमें, ठीक है। चलो समझो इसको समझो। मैंने क्या बताया, मैंने डेफिनेशन बताई अभी। एवरी क्रॉप रिक्वायर्स अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल थ्रू आउट इट्स पीरियड ऑफ ग्रोथ। भी क्या हर जो उसकी जो ग्रोथ का पीरियड है उसके अंदर भी हर क्रॉप को कुछ अमाउंट में या कुछ क्वांटिटी में पानी चाहिए हर इंटरवल के साथ, एवरी फिक्स इंटरवल के साथ। नेक्स्ट बताया, हेंस वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स सिग्निफाइज द टोटल क्वांटिटी एंड द वे। ये वो कहता है भी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है भी जो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर जो चाहिए और किस तरीके से चाहिए
उसकी जो बात करेंगे हम किस में करेंगे, पूरी पीरियड ऑफ ग्रोथ में, उसको क्या बोलते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट ग्रोथ। तो अल्टीमेटली मैंने डिफाइन किया है भाई वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स में क्या मतलब क्या है, भाई किस वे में पानी चाहिए, कितनी अमाउंट में पानी चाहिए, किस टाइम में पानी चाहिए, वो सारी कहानी इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक ये ले लेते हैं, दिस इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ। लेट अस सपोज पीरियड ऑफ ग्रोथ इज 5 नवंबर 5 नवंबर से लेके पीरियड ऑफ ग्रोथ लगा लो, दिस इज 25 फेब, ठीक है, 5 नवंबर से लेके 25 फेब। इसमें जो वाटर की रिक्वायरमेंट है, दिस इज वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी आ गई, दिस इज 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 7.7 कितनी होगी ये, 15, 22.5, 27.5, 37.5, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आपको मैंने क्या बता दिया, ये वाटर की रिक्वायरमेंट इन फॉर्म ऑफ डेप्थ बता दिया भाई हर फिक्स इंटरवल पे। ऐसे लेट अस सपोज ये अपना ये कौन सी क्रॉप होगी, नवंबर से जो फरवरी में होती है, नवंबर से मार्च में होती है, रबी क्रॉप्स होती है, कौन सी होती है, विंटर क्रॉप्स होती है, ये बताया था आपको। तो दीज आर दी विंटर क्रॉप्स, ये विंटर क्रॉप्स हैं, लाइक वीट बोल सकते हो, हैं राबी क्रॉप है, तो राबी क्रॉप है और फेब मार्च में तोड़ी जाती है, उसके बाद अप्रैल में अपना मिलती है अपने को। तो नवंबर से लेके फेब तक में इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट कितने कितने दिन बाद, मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद आपको 7.5 सेंटीमीटर ये चाहिए अपने को। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना हो गया, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन्हें पीरियड ऑफ ग्रोथ कितना हो गया, 7.5 कितनी होगी, 15, 22.5 कितनी होगी, 37.5। तो 37.5 सेंटीमीटर कम से कम इसको चाहिए पानी हर और वो किस पे, फिक्स इंटरवल में। तो लेट अस सपोज ये सपोज कर लिया हमने भी 37.5 आपको क्या चाहिए था, आपको क्या चाहिए था, ये टोटल वाटर की रिक्वायरमेंट थी। तो वाटर की रिक्वायरमेंट कैसे निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, कितने टाइम इंटरवल पे निकालते हैं, वो सारी कहानी इसके एक एग्जांपल दिए, एक शॉर्ट फॉर्म दिए वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप में क्या करेंगे हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो अच्छा कितने दिन हो गए इसको देखना, चलो ये भी बता ही देता हूँ। 5 नवंबर से लेके 25 फरवरी तक कितने दिन हो गए, 5 नवंबर 5 दिसंबर कितने हो गए, लगभग 90 दिन हो गए, 90 दिन लगा लें, हाँ 90 दिन लगा लो, 90 दिन लगा लिए। और अच्छा 90 को डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 से भाग करो, कितने आ जाएंगे, 90 भाग में 2, 90 भाग में 5 कितना आ जाएगा, 90 भाग में 5 कितना आ जाएगा, 18 पंजे 90। हर 18 दिन में, मतलब अल्टीमेटली ऐसा बोल सकता हूँ 2 से 3 वीक इसका इंटरवल हो गया, हर 2 से 3 वीक में आपको क्या देना पड़ेगा, इसमें पानी अप्लाई करना पड़ेगा। कितनी अप्लाई में करना पड़ेगा, 7.5 सेंटीमीटर। तो अल्टीमेटली हेयर यहाँ लिख दूँ, हेयर टोटल वाटर रिक्वायरमेंट इज 37.5 सेंटीमीटर in a fixed interval of क्या लिख दूं, 2 to 3 वीक, 2 से 3 वीक के इंटरवल, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे, अब चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा आपका। ये मैंने बेसिक जानकारी दे दी आपको, सिग्निफिकेंट टर्म्स, हाँ इसी का वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप्स, ये तो पूरा चैप्टर है, ये पूरा टॉपिक है बड़ा सारा। फर्स्ट इज क्रॉप पीरियड, इसको बी से नोट कर दिया मैंने। इट इज क्रॉप पीरियड, द टाइम elapsed from the instant of its sowing, the time elapsed from instant of sowing to the instant of harvesting, instant of sowing to the instant of harvesting is termed as crop period,
इज टर्म्ड एज क्रॉप पीरियड। ये सारी कहानी आ गई। जैसे ही उसको आपने सो किया और तोड़ा, वहाँ तक जितना पानी चाहिए उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोल देंगे, क्रॉप पीरियड चाहिए। तो क्रॉप की पीरियड ऑफ ग्रोथ बता दी आपको। तो वो हाँ जी, बी बी बी, अभी बी ले रहा हूँ मैं, बताऊँगा बी क्या है। दिस इज बेस पीरियड, और बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड को एक ही ले लेते हैं, तो बी मान लिया मैंने। तो लेट अस सपोज दिस इज द क्रॉप पीरियड। लेट अस, पहले एग्जांपल क्या लिया था मैंने, एग्जांपल कितनी फरवरी से लिया था, 5 फरवरी से लेके कहाँ तक, 25 फेब तक। तो यहाँ पे, अरे नवंबर, सॉरी उल्टा लिख दिया, 5 नवंबर से लेके 25 फेब तक। तो इस दिन क्या किया, सो किया, इस दिन क्या किया होगा, हार्वेस्ट किया। तो हार्वेस्ट से लेके यहाँ तक का जितना भी टाइम लगा उसको क्या बोल दिया, दिस इज क्रॉप पीरियड बोल दिया, दिस इज क्रॉप पीरियड। देख लो, समझना है बस, चीज़ों को समझा देंगे और अच्छे से, है ना। चलो हो गया। नेक्स्ट इज सेकंड टर्म इज बेस पीरियड। इसको भी बी से डिनोट कर लो। अब बी से क्यों किया है, क्योंकि दोनों सेम ही हैं बट डेफिनेशन अलग है। मान लेते हैं हम कैलकुलेशन के लिए, द टाइम बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग ऑफ क्रॉप, to the first watering of crop at the time of sowing, at the time of sowing, and the time of sowing and the time between the first watering of crop at the time of sowing and the to the last watering, सीधा लिख लो, to the last watering at the time of harvesting, is termed as base period, इसको बेस पीरियड बोल देंगे। क्लियर, इज टर्म्ड एज बेस पीरियड। चलो लेट अस सपोज ये मेरा एग्जांपल है। फर्स्ट कितना नंबर बना था, 5 नवंबर। एग्जांपल वही लेके चल रहा हूँ समझाने के लिए। 5 नवंबर से लेके 25 फरवरी ये लिया था। लेट अस सपोज आपने सो किया और पानी लगाया मैंने 27 को, और यहाँ से लास्ट वाटरिंग कब करी, यहाँ तक। तो अल्टीमेटली एग्जांपल ले सकते हो आप, दिस इज एट 7 नवंबर, और ये लगा लो आप इसका, दिस इज 22 लगा लो, 22 फेब। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दिस इज बेस पीरियड। तो इसका एग्जांपल अलग बता दिया आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। वैसे लेते तो हम एक ही हैं। क्या चीज़, हाँ कितने टाइम तक, अब उसमें वाटर सप्लाई, मतलब पहला पानी लगाओगे, पहला पानी लगाया जिस दिन, उस दिन से लगाइए, लास्ट वाटरिंग लगाई, जितना भी पानी लगाया, जैसे 22। हार्वेस्टिंग तो उसके बाद करते हैं ना, कोई हार्वेस्टिंग के टाइम थोड़ी करते हैं। हाँ पानी, वही बात आ गई ना, पानी वगैरह दिया, पहले सो करोगे, सो करने के बाद पानी लगाओगे, एक दिन बाद पानी लगाओगे उस पर। तो अल्टीमेटली वो तो इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा कर दी। उसमें हम मान लिया था 100 से लेके कब तक हार्वेस्टिंग तक। इसमें बता दिया आपको, जब से पहला पानी लगाया और लास्ट पानी लगाया, तो अलग अलग होता ही है टाइम भी है। पहला जब पानी लगाते हैं तो 2 दिन बाद या 1 दिन का गैप देते हैं, उसके बाद पानी लगाते हैं, और उसमें लास्ट पानी जब लगाते हैं तो उसका टाइम, तो 22 को लास्ट वाटरिंग करी और 25 को हमने तोड़ दिया उसको। तो मैंने सपोज कर लिया उसको। अब मान लो, अब कैलकुलेशन के लिए मैं बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड दोनों को सेम लेके चलूँगा, पर होता नहीं है, अलग अलग चीज़ आपको बता दी भाई, हम इरिगेशन के अंदर हम ये सेम लेके चलेंगे। तो ये सारी कहानी अभी तभी क्यों माना मैंने बी, अब समझ आया, मैंने इसलिए दोनों को बी मान लिया था। आई समझ में। चलो ये सारी कहानी, चलो नीचे नोट डाल के पॉइंट लिख लो, नीचे नोट डाल के पॉइंट लिख लो। क्रॉप पीरियड इज स्लाइटली, क्रॉप पीरियड
is crop period is slightly more than the base period, more than the base period, but crop period is slightly more than the base period, but for all practical purposes, but for all practical purposes, but for all practical purposes, it is taken as same. It is taken as सेम. ठीक है, एक और नाम लिख लो. फर्स्ट नोट हो गया. एक दूसरा नाम लिख लो. इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज ग्रोथ पीरियड. टर्म्ड एज ग्रोथ पीरियड. तो ग्रोथ पीरियड भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखना है. अब पहली टर्म होगी ग्रोथ पीरियड, बेस पीरियड खत्म हो गया. नेक्स्ट है तो डेल्टा. हो गया इतना. दो टर्म होगी. थर्ड इज डेल्टा ऑफ क्रॉप. दिस इज डेल्टा ऑफ क्रॉप. डेल्टा को नोट करोगे डेल्टा से. डेल्टा किसको बोलेंगे? हो गया. अब डेल्टा का मतलब क्या है? डेल्टा का मतलब ये है भी टोटल कितना पानी अप्लाई करेंगे फॉर ए ग्रोथ पीरियड, उसको क्या बोल देते हैं? डेल्टा. भाई कितना पानी आपने अप्लाई किया किसमें? फॉर ए टोटल ग्रोथ ऑफ क्रॉप, उसको क्या बोल देते हैं हम? डेल्टा बोल देते हैं. चलो इसकी कहानी लिख लो. एवरी क्रॉप रिक्वायर्स दिस इज एवरी क्रॉप रिक्वायर्स every crop requires a certain amount of water. Every crop requires a certain amount of water after a certain fixed interval of time. After a certain fixed interval of time. After a certain fixed interval of time throughout its growth period. Throughout its growth period. Throughout its growth period. हो गया. नेक्स्ट पॉइंट अभी समझा दूंगा इकट्ठा में. The depth of water requires every time generally varies between 5 to 10 centimeter. Generally varies between 5 to 10 centimeter depending upon the type of soil. Depending upon the type of soil and climate. Next point. This water is required at the interval of required at a interval of 6 to 15 days. 6 से 15 दिन में. This water required at interval of 6 to 15 days. हो गया. Hence the total quantity can be expressed in terms of
in terms of, hence the total quantity can be expressed in terms of depth or volume of water. Depth or volume of water. Depth or volume of water required by the crop. Required by the crop for its full growth. For its full growth. For its full growth is termed as delta. Is termed as delta. चलो ये सारी कहानी भी खत्म होगी इसकी. हो गया. अच्छा एक नोट और लिखवा दूँ क्या साथ में, उसका समझा दूँ. नोट और लिख लो, इम्पोर्टेंट है. नोट लिखो इसमें, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डेल्टा. अप्रोक्सीमेट वैल्यू of delta for different crops. Different crops. Crops कौन सी है? This is crops और यहाँ लिख लो delta on field. This is delta on field. Crops और delta on field. उसकी वैल्यू, दिस इज शुगर केन, सेकंड राइस, फ्रूट्स, जो याद करनी है वो बता दूंगा आपको. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वीट, वेजिटेबल्स, वीट, बार्ले, पीस. बार्ले, पीस, ये सारी कहानी इसके लिख लो. इसके लिख लो. शुगर केन के लिए फील्ड पे टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर होती है मेरी 120 सेंटीमीटर. राइस के लिए भी 120 सेंटीमीटर. फ्रूट्स के लिए होती है 60 सेंटीमीटर. 60 सेंटीमीटर. इसके लिए 45 सेंटीमीटर. वीट के लिए 40 सेंटीमीटर. बार्ले के लिए 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर और इसके लिए 15 सेंटीमीटर. तो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है. तो अल्टीमेटली टोटल अमाउंट ऑफ वाटर लेट अस सपोज, मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिया था आपका वीट का. वीट मतलब विंटर क्रॉप बोला था. विंटर क्रॉप में आपको टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना आया था? 37.5. मैंने एक जनरल एग्जाम्पल ले लिया था ताकि इससे रिलेट कर जाए. वो टोटल होती कितनी है वैसे? 40 सेंटीमीटर चाहिए होता है टोटल पानी. तो इसमें पानी आपको याद करना है. आपको डायरेक्ट पूछ लेगा, आपको बोलेगा डेल्टा की वैल्यू बताओ. इन जनरल अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी? शुगर केन की, राइस की 2, तीसरी याद करेंगे वीट की और चौथी बार्ले की. तो ये आप ध्यान रख लोगे. मतलब ये जनरल पूछ लेता है तो स्टार लगा लो. इनसे पूछ लेगा शुगर केन की टोटल डेल्टा कितनी होती है? 120 सेंटीमीटर. तो कोई बात ध्यान रख लेना. ठीक है. चलो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रख लेना. एक न्यूमेरिकल कराता हूँ ताकि ये और कंसेप्ट क्लियर हो जाए सारा. हो गया अब? अच्छा हाँ जी. अरे आ रहे हैं, अभी आ जाएंगे. इतनी जल्दी क्या है? जल्दी करोगे फिर वो पिछली वाली चीज़ें रह जाएंगी. मैं तो करा दूंगा, सीधे ही करवाना. मुझे 8.64 b बाई डेल्टा हो गया तो ख़त्म थोड़ी कराएंगे. ऐसे ड्यूटी का फॉर्मूला ही होगा. चलो मैंने बताया हर क्रॉप की हर एक क्रॉप को रिक्वायर होती है सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर आफ्टर सर्टेन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड. पूरे ग्रोथ पीरियड में फिक्स इंटरवल के बाद आपको किसकी चाहिए होती है? वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्स एवरी टाइम जनरली वेरीज बिटवीन. कहता हर बार पानी की रिक्वायरमेंट 5 से 10 सेंटीमीटर भी होगी. जैसे एग्जांपल लिया था 7.5 फिर 7.5. तो जनरली आपको मिलेगा 5-10 सेंटीमीटर ही पानी अप्लाई करना है. अब डिपेंड किस पे करता है? सोइल कैसी है आपकी, डिपेंड किस पे करता है? क्लाइमेट कैसा है आपका. द वाटर रिक्वायरमेंट एट इंटरवल ऑफ. अब वाटर की रिक्वायरमेंट कितने इंटरवल देते हैं? जनरली देते हैं 6 से 15 दिन बाद. भाई जब पानी लगाना होता है, जनरल सुना होगा आपने, आज पानी लगाना है हमने, वो जनरली कितने दिन बाद होता है? 6 से 15 दिन होते हैं. 6 से 15 दिन के बाद. हैंस द टोटल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ जो टोटल क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस करते हैं किसकी फॉर्म में? डेप्थ की फॉर्म में या वॉल्यूम की फॉर्म में? रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप फॉर इट्स फुल ग्रोथ, उसको बोलते हैं डेल्टा.
ये जो डेल्टा है वो डेप्थ की फॉर्म में भी हो सकता है और वॉल्यूम की फॉर्म में भी हो सकता है। जनरली मैंने किसके बारे में बात करी है, डेप्थ की फॉर्म में, जैसे सेंटीमीटर, समझ रहे हो बात। तो जनरली नेक्स्ट बताया अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है उसकी वैल्यू, ठीक है। ये सारी कहानी होगी। चलो एक क्वेश्चन लिखो, अभी एक जनरल क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद वो फॉर्मूला बेस भी आ जाएंगे। चलो क्वेश्चन लिखो, इफ राइस रिक्वायर्स, अभी बेस क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हो बात। इफ राइस रिक्वायर्स 11.5 centimeter depth of water. If rice requires 11.5 centimeter depth of water at an average interval of 11 days. At an average interval of 11 days, and crop period for rice is 121 days. 121 days. Whereas wheat required 7 centimeter of water after every 25 days. After every 25 days, and the base period of wheat का बेस पीरियड है wheat is 150 days. सारी जनरल जानकारी दी है, इतना बेस पीरियड होता ही होता है इसका, 150 days. Find the ratio of delta. Find the ratio of delta of rice to the delta of wheat. दोनों की रेशियो बता दो। चलो करो, पढ़ो। जनरल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें है ही नहीं ऐसा जो समझाने वाला हो। कुछ नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, करें। देखो क्या देर कर, कुछ है ही नहीं है इसमें, क्या सोचने वाले। राइस है, राइस की रिक्वायरमेंट 11.5 सेंटीमीटर है, डेप्थ ऑफ वाटर इतनी रिक्वायरमेंट है। एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 11 दिन, हर 11 दिन बाद 11.5 सेंटीमीटर आपको पानी लगाना पड़ता है इसमें। इसके अंदर आपको क्रॉप का पीरियड देगा, कितना क्रॉप पीरियड है लिख लो। सॉल्यूशन, क्रॉप पीरियड कितना है, 121 दिन। क्या है ये, दिस इज बेस पीरियड। अभी चीज़ों को मैं फैमिलियर करने के लिए क्वेश्चन करवाया है मैंने। अच्छा, उसके बाद आपको क्या दे रखा है, उसके बाद आपको कहता कितनी बार पानी लगाया होगा आपने, 121 दिन तक पानी लगाया, और हर बार पानी कितना लगाया, 11.5 सेंटीमीटर लगाया। तो ऐसा हो तो फ्रीक्वेंसी लिख दो उसको, फ्रीक्वेंसी लिख लो, इंटरवल लिख लो, कुछ भी लिख लो, या फिक्स्ड इंटरवल लिख लो, जो जिस नाम से बताया आपको, फिक्स्ड इंटरवल। 121 दिन तक पानी लगाया, कितने दिन बाद, अब 11.5 सेंटीमीटर हर बार लगाया, कितने डिवाइड करके कितना आ जाएगा, डिवाइड करो उसको। कितनी बार पानी लगाया, और एवरेज इंटरवल है क्या, हाँ हाँ, ये लो 11 से करो,
हाँ उल्टा कर दिया ना मैंने, अभी आसान के लिए दिया था। इफ द राइस रिक्वायर 11.5 सेंटीमीटर, हर बार पानी लगाया एट एन एवरेज इंटरवल, हर 11 दिन बाद, मतलब हर 11 दिन बाद लगाया तो कितने दिन तक, कितनी बार पानी लगा दिया आपने? 11 बार लगा दिया, 11 नंबर ऑफ टाइम्स आ गई। 11 बार पानी लगाया, हर बार कितना लगाया? तो 11 बार पानी लगाया, कितना लगाया? 11.5, कितना पानी आ गया? 126.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इतना पानी आपने लगाया है इसमें, 26.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब कहता ये सारी कहानी होगी राइस की, ये राइस की थी। अब निकालो वीट की। वीट के लिए क्या आएगा? वीट के लिए उसने बोला रिक्वायर 7 सेंटीमीटर ऑफ वाटर आफ्टर एवरी 25 डेज, हर 25 दिन बाद 7 सेंटीमीटर पानी लगाते हैं। बेस पीरियड कितना है इसका? बेस पीरियड कितना है, या बेस पीरियड या क्रॉप पीरियड कितना दिन है? 150 डेज। उसने बोला हर बार कितने दिन में पानी लगा रहा हूँ मैं? 25 दिन बाद। 25 दिन बाद तो नंबर ऑफ टाइम्स आ जाएगा, नंबर ऑफ टाइम्स 150 भाग में 25, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। मतलब आपने 6 बार पानी लगाया, कितना कितना लगाया? कितना लगाया? 6 गुना में 7, वैल्यू कितनी आ गई? 42 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये सारी कहानी आ गई, ठीक है। दोनों की वैल्यू आ गई, रेशो निकाल दो। रेशो डेल्टा ऑफ राइस टू दी डेल्टा ऑफ वीट, वैल्यू बताओ कितनी आई थी उसकी? 126.5 भाग में 42, वैल्यू बताओ कितनी आ गई? रेशो आ जाएगी, दिस इज द रेशो। लगभग 3 के बराबर आनी चाहिए, और ओरिजिनल में भी यही होती है, समझ रहे हो? लगभग 3 गुना होता है वीट का और राइस का। अच्छा ये कैसे पता लगा? टेबल में देखो, वीट का कितना था? राइस का कितना है? तो लगभग 3 गुना ही आएगा। तो हमेशा अगर आपको टाइम कम है तो रेशियो ले तो 3 गुना ही आएगा, समझ गए बात? तो ये मेरा सही रहेगा, ओके। तो ये सारी ये नेक्स्ट, ये अपना हो गया जी, डेल्टा खत्म हो गया। नेक्स्ट आ जाओ ड्यूटी पे। कर लो नोट कर लिया क्या? कर लो नोट, करो सादा नोट करा करो, क्या इशू है? घर जाके और पढ़ लेना। बैक करूं? हो गया? चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आ जाओ। अब आपकी वाली कहानी आ जाएगी जो आप कह रहे हो ना। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्यूटी ऑफ, कितनी टर्म होगी? 3 होगी, चौथी ड्यूटी ऑफ क्रॉप। ड्यूटी ऑफ क्रॉप, चलो ड्यूटी का मतलब समझो। ड्यूटी का मतलब क्या है? ड्यूटी का मतलब ये है भाई टोटल एरिया ऑफ लैंड कितना इरिगेट होगा अगर मैं पानी अप्लाई करूं 1 मीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से, तो कितना एरिया इरिगेट हो जाएगा, उसको बोलते हैं ड्यूटी। समझ गए? तो ड्यूटी का मतलब समझ रहे हो? अब डेल्टा था वो डेप्थ के फॉर्म में था, ड्यूटी का मतलब है भाई कितना एरिया इरिगेट हो जाएगा। ये हो गया हेक्टेयर पर क्यूमेक, समझ रहे हो?
अगर मैं एक क्यूमेक पानी सप्लाई करता रहूं पूरे बेस पीरियड में, फॉर द एंटायर बेस पीरियड, कितना एरिया इरिगेट हो जाएगा उसको बोलते हैं ड्यूटी। बात समझ गए? हिंदी में समझ आ गया? उसमें तो सर ये था कि कितना पानी यूज हो रहा है। हाँ, यूज हो रहा है, वो थी डेप्थ की फॉर्म में। अब इसमें कितना एरिया इरिगेट होगा, एरिया बताना है इसमें। एरिया किसमें होता है? हेक्टेयर में। ये भी सर सेम उसमें ये डेप्थ की फॉर्म में, इसमें एरिया। हाँ, ये तो सेम क्यों है, अलग अलग हो गया ना दोनों चीज़ें। वो हेक्टेयर, ये एरिया बता रहा है कितना इरिगेट हो गया, वो बता रहा है कितना पानी लगा उसमें पूरे एंटायर ग्रोथ। ये है सारी कहानी। तो वो कितना पानी लगा, वो सेंटीमीटर की फॉर्म में, डेप्थ की फॉर्म में था या वॉल्यूम के फॉर्म में था, ये किसके फॉर्म में आएगा? एरिया के फॉर्म में आएगा। अब कितना डिस्चार्ज मतलब कितनी रेट से पानी अप्लाई कर रहे हो। जैसे 1 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज अप्लाई कर रहे हो, हर सेकंड 1 मीटर क्यूब पानी अप्लाई कर रहे हो, और एंटायर ग्रोथ पीरियड तक जो भी बेस पीरियड है अपना, तो उसके अंदर कितना एरिया इरिगेट हो जाएगा, उसको ड्यूटी बोलते हैं। तो ये सारी लिख लो इसको। इट इज डिफाइंड एज number of hectare of land of area, number of hectare of land irrigate. It is defined as the number of hectare of land irrigate for a given crop, for a given crop, for its full growth at a supply of, for a full growth at a supply of 1 meter cube per second, at a supply of 1 meter cube per second of water continuously, throughout the entire base period, throughout the entire base period of crop, okay? ठीक है, अब इसको कहानी करते हैं। अब अल्टीमेटली ये बताओ कितना वॉल्यूम पानी लग गया, वॉल्यूम वाटर अप्लाई टू द क्रॉप ड्यूरिंग द बेस पीरियड। अगर इसको बोल दूं मैं, इसको ये मैंने डिफाइन किया है, समझ गए ना बात? समझ आ गई है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हेक्टेयर ऑफ लैंड इरिगेट फॉर ए गिवन क्रॉप फॉर ए फुल ग्रोथ एट ए सप्लाई ऑफ 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर कंटिन्यूसली थ्रू आउट द एंटायर बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप इज नोन एज ड्यूटी ऑफ द क्रॉप। इसको भी समझ गए? अल्टीमेटली दूसरी डेफिनेशन इसकी ये भी कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाई, वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाई थ्रू आउट द एंटायर बेस पीरियड, बी डेज, थ्रू आउट द एंटायर बेस पीरियड, बी डेज। ये बी डेज में है, ठीक है क्या? बी दिन है ये, थ्रू आउट द एंटायर बेस पीरियड, दिस इज बी डेज। चलो, टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगा? अच्छा, दिन को कन्वर्ट करो, वॉल्यूम कितना आ गया? ये वॉल्यूम वाटर है, किसके इक्वल? बी दिन के अंदर। अब दिन को कन्वर्ट करो, अब बी दिन है, दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 को गुना करो, कितने इसको अगर मिनट में करना हो तो 60 को फिर सेकंड, तो वैल्यू बताओ कितनी आ गई? वैल्यू बताओ कितनी आ गई? सोल्व करो, कैलसी निकालो। आ गया 86400 बी। ये क्या आ गया? ये वॉल्यूम आ गया। अब क्यों मैंने ये लिया? अब मैंने ये क्यों लिया? किसमें आया ये वैल्यू किसमें आ गई? मीटर क्यूब में आ गई। समझ गए बात? ये किसमें आ गई? मीटर क्यूब में। क्यों आई? अब समझो इसको, अभी और क्लियर करता हूँ। बी डेज में बेस पीरियड या क्रॉप पीरियड बोल सकते हो। लो, हाँ मीटर क्यूब में, नहीं बी डेज में है ना। अरे समझो इधर,
अच्छा चलो, अरे एक मिनट और दो, उसके बाद वापस आता हूँ 1 मिनट के बाद। चलो, मैंने डेफिनेशन में क्या किया, आपने अप्लाई क्या करना है, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से वाटर को अप्लाई करना है। इतना समझ आ गया? अच्छा, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू मैं क्या कर दूँ, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू टोटल वॉल्यूम है ये। अब वॉल्यूम इनटू में क्या कर दूँ, सेकंड कर दूँ। सेकंड क्या था, ये टाइम था। अगर वॉल्यूम को टाइम से गुना करते हैं तो क्या आता है, अगर वॉल्यूम को टाइम से गुना करते हैं मीटर क्यूब में आ जाएगा। अरे ऑब्वियस सी बात है, मीटर क्यूब पर सेकंड है। अच्छा, मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, ये मीटर क्यूब में वैल्यू आएगी। अब टोटल वॉल्यूम क्या ले लिया मैंने, अब ये बी डेज था मेरा, ये टोटल वॉल्यूम है ये। अब वॉल्यूम को गुना कर दिया सेकंड। अब ये क्या था, बी तो था, वो कुछ था थोड़ी, तो बी को किससे कन्वर्ट कर लिया मैंने, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया मैंने, और कुछ भी नहीं किया। तो आई किसमें, वॉल्यूम आ जाएगी मीटर क्यूब के अंदर। तो अल्टीमेटली टोटल वॉल्यूम आ जाएगा मीटर क्यूब आ जाएगा। टोटल मैंने वॉल्यूम करना था मीटर क्यूब, ये सेकंड को सेकंड में लिख दिया। तो अल्टीमेटली इस कहानी को मैंने पीछे लिख के दिखाया है, तो आपको जनरल बता दिया मैंने, ये वाली कहानी। तो अल्टीमेटली आपकी वैल्यू क्या आ गई टोटल वॉल्यूम की, टोटल वॉल्यूम की वैल्यू आ गई कितनी, 86400 बी मीटर क्यूब। तो ये अब समझ आ गई। अब बताओ कोई दिक्कत है तो। बी जो सर है अपना ये मीटर क्यूब में है, बी डेज में है, बी डेज में, बी सर बी, हाँ वी मीटर क्यूब में, वी इज द वॉल्यूम, वी वॉल्यूम तो होता ही मीटर क्यूब में। बेसिक जानकारी दे दी आपको, समझ गए बात। चलो, अब कहता मान लो भी कोई भी लॉस हुआ ही नहीं, एज्यूम दैट नो लॉस इज अकर, कोई लॉस हुआ ही नहीं, नो लॉस इज अकर। अगर मैं जितना वॉल्यूम अप्लाई करूंगा, वॉल्यूम अप्लाइड इक्वल टू वॉल्यूम क्या आ जाएगा, ऑब्जर्व्ड। भाई जितनी आपने वॉल्यूम अप्लाई किया उतना ही वॉल्यूम स्टोर लगा लो आप, अप्लाई ऑब्जर्व रहने तो स्टोर, कितना वॉल्यूम स्टोर हुआ। भाई जैसे आपने मान लिया 1 मीटर क्यूब पानी दिया और 1 मीटर क्यूब ही आगे स्टोर, कोई लॉस हुआ ही नहीं। तो जितना वॉल्यूम आपने अप्लाई किया उतना ही वॉल्यूम क्या हो गया, स्टोर हो गया उसके अंदर, सोइल के अंदर। अब कितना वॉल्यूम अप्लाई किया, ये वाला वॉल्यूम कितना अप्लाई किया, यही अप्लाई किया ना पानी तो, अरे यही अप्लाई किया होगा भाई पूरे बेस रीजन में, 86400 बी, ये टोटल अप्लाई कर दिया। वॉल्यूम ऑफ स्टोर, अब कितना वॉल्यूम स्टोर हुआ कैसे निकालेंगे, एरिया इनटू में एरिया ऑफ लैंड, जितना एरिया लैंड का इरिगेट होगा, इनटू में जितनी डेप्थ होगी, डेप्थ किस में कन्वर्ट करते हैं, डेप्थ इज, अरे डेप्थ को क्या बोलते हैं भाई, बोलो, डेल्टा ऑफ क्रॉप की होती है डेल्टा, समझ गए बात। भाई इसने बोला 86400 बी, इतना वॉल्यूम अप्लाई किया, कहता कितना पानी स्टोर हुआ, कितना सोइल ने पानी लिया हुआ, जितना लैंड इरिगेट हुआ उसको गुना कर दो डेल्टा से, तो आ जाएगा वॉल्यूम, वो भी वॉल्यूम आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आई यहाँ से वैल्यू आई मेरी 86400 बी इक्वल टू में एरिया ऑफ लैंड इरिगेटेड को क्या बोलते हैं, जितना एरिया ऑफ लैंड इरिगेट हुआ उसको क्या बोलते हैं, दिस इज ड्यूटी, अरे बताया तो, ड्यूटी आया होगा। इनटू में कितनी डेप्थ, ये क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। तो वैल्यू निकालो, किसकी निकालनी है आपको, अब डेल्टा की वैल्यू निकालनी, डेल्टा की निकालो, डी की निकालनी, डी की निकालो, कोई इशू नहीं है। तो 86400 बी बाय में डेल्टा आ गया। तो ये सारी कहानी आ गई, दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आ गया, ये एक बेसिक फॉर्मूला आ गया। अभी कहाँ से आता है ये प्रूव करा दिया मैंने, जनरली बताते हैं, अभी मैंने आपको प्रूव करा दिया। अब वैल्यू किस में आएगी, ये डेल्टा की, ये सॉरी ड्यूटी की वैल्यू किस में आएगी, ड्यूटी की वैल्यू किस में आएगी ये, अब मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर क्यूब था ना वो, तो मीटर स्क्वायर ये आएगी आपकी मीटर स्क्वायर पर क्यूमेक, मतलब क्योंकि डिस्चार्ज कितना अप्लाई किया है, क्योंकि मैंने अप्लाई 1 मीटर क्यूब पर सेकंड किया था, उसके अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला आ गया मेरा, दिस इज मीटर स्क्वायर। अभी आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं, सब पे आ रहे हैं अभी। तो वैल्यू कितनी आ गई, मीटर स्क्वायर पर क्यूमेक। इसी को अगर मैं बोल दूं, अगर आपको करना है हेक्टेयर पर क्यूमेक में, बी डिवाइड बाय में डेल्टा, इसमें आ जाएगा, ये किस में कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं हेक्टेयर में, तो 10 की पावर -4 करना पड़ेगा, 10 की पावर -4 करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8.64 बी डिवाइड बाय में डेल्टा, किस में आ जाएगा ये डी आ गया, किस में, हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो ये नोट कर लो, ये वैल्यू आ जाएगी हेक्टेयर पर क्यूमेक, ओके। अच्छा अब बताओ डेल्टा किस में होगा, डेल्टा किस में होगा, बी डेज में डेल्टा होगा मीटर में हमेशा, डेल्टा किस में अप्लाई करेंगे, मीटर में, इस फॉर्मूले के अंदर डेल्टा किस में आ जाएगा, मीटर में, यहाँ लिख लेता हूँ। तो डेल्टा किस में आ गया, दिस इज इन मीटर, बी किस में आएगा इसमें हमेशा, डेज में, और ये किस में आ गया, हेक्टेयर पर क्यूमेक, डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला यूज हो जाएगा, ओके। जिसमें मर्जी आ जाए यार, सारे मैंने सारी प्रूव कर दी, हेक्टेयर में हो, मीटर स्क्वायर में हो, जो मर्जी अप्लाई कर लेना, सारे सही है, ठीक है।
ये सारी कहानी आ जाएगी। अब आप वाली बात पे आते हैं। अब आप बताओ मेरे को डेल्टा, अब डेल्टा में निकाल देता हूँ है वैल्यू, ये डी थी, डी ठीक है। अब डेल्टा में निकाल दो, डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 8.64 बी डिवाइड बाय में डी। ये किस में आ जाएगी वैल्यू, दिस इज इन मीटर में आ जाएगी। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी। और बोलो, ठीक है। अब एक और बात हो सकती है, सर जनरली तो सेंटीमीटर में देते हैं, निकालते हो सेंटीमीटर में। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, इंटू 100 कर दो। 864 बी बाय डी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। एक फॉर्मूला याद करना, जो मर्जी निकाल देना, मैंने सारे निकलवा दिए। ये सर ऊपर 8.64 है, 8.64 ये तो आएगा मीटर में, 864 ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में। अब ये यूज करना, अब ऑप्शन देखने हैं आपने। अभी आपको देखे राजस्थान जी का एग्जाम आया था, मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे, आंसर पूछा हो तो सेंटीमीटर, मैंने 864 बी बाई डी ये लिखा था, याद आ गया। ये सारी कहानी है, समझ गए। अब इसको नोट करो, जहाँ गलत दिक्कत आ रही है वहीं दोबारा पूछो इसको, ये रह गया तो रह गया, फिर इससे सवाल बनना है। ऊपर वाला दोबारा बताओ। हाँ बताओ, ये तो सर हो गया, यहाँ पे आगे का मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ सारा ही, ठीक है। समझो, मैंने आपको बोला ये जो सारी कहानी यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। जो टोटल वॉल्यूम अप्लाई करेंगे कितना, 86400 बी मीटर क्यूब, ठीक है। अब मैंने कहा जितना भी वॉल्यूम आपने अप्लाई किया पानी, उतना ही स्टोर होगा। भाई मैं मान के चल रहा हूँ कोई लॉस है ही नहीं भाई, ना ही परकोलेशन लॉस है, ना ही इवेपोरेशन लॉस है, कोई लॉस है ही नहीं है। तो वॉल्यूम जितना अप्लाई करोगे उतना ही स्टोर होगा। अब जितना आपने अप्लाई किया किसके इक्वल है, 86400 बी इक्वल टू कितना स्टोर हुआ, स्टोर किस में होगा, स्टोर किस में होगा, लैंड में होगा। अब लैंड का जितना एरिया इरिगेट होगा गुना में डेप्थ गुना कर दूं तो क्या आ जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा, वॉल्यूम स्टोर आ जाएगा। तो दोनों को इक्वल कर दिया मैंने कहा चलो कर लो भाई। अब इसके बाद क्या किया मैंने, क्या करा 86400 बी, अरे कहाँ पहुंच गए, एक पॉइंट रह गया क्या, चलो ठीक है। 86400 बी ये किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ लैंड इरिगेटेड, मतलब ड्यूटी, अरे ड्यूटी इनटू में डेप्थ में क्या होती है, इनटू में डेल्टा, बस गुना कर दिया। 86400 बी डिवाइड बाय में क्या आ गया, डेल्टा, किसकी वैल्यू आ गई, डी। ये एक जनरल वैल्यू आ गई किसमें, मीटर स्क्वायर पर क्यूमेक में। इतनी कहानी समझ आ गई। अब कहता है यार एरिया आपको जनरली हेक्टेयर में देगा, इरिगेशन में ऑलवेज हेक्टेयर में देगा। अब मेरे को ये पता है 1 मीटर स्क्वायर में 10 की पावर 4 हेक्टेयर होते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, 10 की पावर -4 कर दोगे, उल्टा हो जाएगा। अरे 1 हेक्टेयर में 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो 10 की पावर -4 कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज द वैल्यू 8.64 हो जाएगी, इंटू में 10 की पावर -4 कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई 8.64 बी डिवाइड बाय में डेल्टा आ गई। इसमें आ गया ये हेक्टेयर पर में, हेक्टेयर पर क्यूमेक आ गया। अब पर क्यूमेक इसलिए लिखा क्योंकि 1 मीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से डिस्चार्ज मैं अप्लाई कर रहा हूं। नेक्स्ट, अब डेल्टा किसमें है, यहाँ पे मीटर में, बी किसमें है, डेज में, ये किसमें आ गया, हेक्टेयर पर क्यूमेक में। एक और कहानी, अब आपने कहा यार सर पूछता तो डेल्टा है, वो तो बता दो डेल्टा किसमें आएगा। डेल्टा में कुछ नहीं करना, 8.64 बी बाय में डी आ जाएगा। किसमें आएगा, ये ऑलवेज मीटर में आएगा। अब आपने देखा यार ये तो 8.64 से कभी 864 कभी है, अगर 8.64 वो मीटर में आ जाएगा, उसको कन्वर्ट किसमें करना है आपने, सेंटीमीटर में। इसको 100 से गुना कर दो, 100 से गुना करो इसको, 8.64 गुना में 100 कितना आ जाएगा, 864 बी डिवाइड बाय डी, वैल्यू किसमें आ गई, सेंटीमीटर में आ गई। अब बोलो, मीटर में सर निकालना हो तो 8.64 हाँ अगर मीटर में निकालना 8.64, सेंटीमीटर में निकालना 864 कर लो। बस एक बेसिक जानकारी थी, जो मर्जी निकालो, जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, ये सारी कहानी नोट कर लो। उसको कहाँ से स्टार्ट करूँ, हो गया, चलो एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, ठीक है, क्लियर हो जाएगा सारा। मज़ा आ रहा है अब तो। अब देखो मैं तो हर एक क्लास में सारे क्वेश्चन हो जाते हैं मेरे, तो वही आते हैं पेपर में भी, ठीक है, वही पढ़ना है। तो 2-2 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आ रहे हैं, समझ रहे हो ना बात, सिग्निफिकेंस है इसकी।
इसमें सर ये सारा उसका ही था हेक्टेयर का है ना? ये हेक्टेयर का है। ये स्कोर हो गया हो गया। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन एक बार नोट और लिख लो, उसका करा देता हूँ। नोट और लिख लो। एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ड्यूटी, ये भी याद करनी है आपको। एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ड्यूटी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ड्यूटी की। क्रॉप कौन कौन सी है? शुगर केन, उसके बाद है अपना राइस वीट फोडर, सारी चीज़ें लिख लो। क्रॉप की है अपनी, उसके बाद देखो ड्यूटी किस में होती है? हेक्टेयर पर क्यूमेक। शुगर केन की है 730, इसकी है 735, इसकी है लगभग 2000, 1800, कितने 3 गुना हो जाएगी इसकी वैल्यू, आ जाएगी 7 ये 21, 2000 ही आ गई तो 1800। वीट की है 1800, इसकी है 2000, तो ये सारी वैल्यू तय करते हैं। हो गया? 1 मिनट। और क्या उधर से जाना है यार, गलत आ गई है। चलो अभी सारी कहानी देखो। ये सारी कहानी क्या बताई? शुगर केन पता है, ये राइस पता है, फीड पता है, फोडर पता होगा। क्या होता है फोडर? जो पशु को चारा खिलाते हैं, जो उसमें, हाँ नहीं यार, वो चारा क्या बोलते हैं उसको? अरे जवार वगैरह जो खिलाते हैं उनको, स्पेशली जो जो बड़े बड़े ट्रक जा रहे होते हैं उनके लिए खाना नहीं होता क्या इनका? हाँ वैसे वही फोडर है। तो अल्टीमेटली ये क्या बताया? अच्छा अब ये बताओ, दोनों को रिलेट करो। मैंने पहले अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसकी बताई थी? डेल्टा की बताई थी। कितनी आई थी डेल्टा की वैल्यू? डेल्टा की वैल्यू वीट की कितनी थी? 40 सेंटीमीटर। राइस की कितनी थी? 120 सेंटीमीटर। राइस की 3 गुना क्या थी? ज़्यादा थी। यहाँ पे क्या है? राइस की कितनी है? यहाँ पे राइस की क्या है? 3 गुना कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली डी की वैल्यू कम आएगी भी सही। कैसे? फॉर्मूला बताओ। डेल्टा किसके इक्वल? 8.64 या 864 सेंटीमीटर में लेना है। सेंटीमीटर में थी ना वो। चलो सर, हेक्टेयर पर क्यूमेक है। अरे हेक्टेयर पर क्यूमेक तो डी की वैल्यू आएगी, वो तो डी की आएगी। तो वैल्यू बताओ किस में लिख दें? वैल्यू बताओ किस में लिख दूँ? अरे एक में जिसमें मर्जी लिखवा दो। चलो बेसिक लिख रहा हूँ मैं, 864 बी बाय में डेल्टा, ये वैल्यू है। यही थी वैल्यू? अरे डी, बी बाय में डी। अच्छा ये वैल्यू क्या थी? 3 गुना क्या कर रही थी? बढ़ रही थी। ये 3 गुना क्या हो रही है? घटी। दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तभी। तो ये सारी कहानी है, समझ गए? तो राइस और शुगर केन, राइस और वीट, ये क्या है? लगभग 3 गुना है। लगभग 3 गुना क्या कर रही है इसमें? बढ़ रही है। उसमें क्या कर रही थी? घट रही थी। तो ये आपको ध्यान रखनी है।
समझ गए बात। तो आप कोई बात कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रिलेट कर लोगे, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन लिखो न्यूमेरिकल, लिखो न्यूमेरिकल। फाइंड दी डेल्टा ऑफ क्रॉप, फाइंड दी डेल्टा ऑफ क्रॉप, फाइंड द डेल्टा ऑफ क्रॉप व्हेन इट्स ड्यूटी इज, व्हेन इट्स ड्यूटी इज 1728 हेक्टेयर पर क्यूमेक, 1728 हेक्टेयर पर क्यूमेक ऑन द फील्ड, ऑन द फील्ड। द बेस पीरियड इज, the base period is 115 days, base period is 150 दिन। कर दो क्वेश्चन। ये सर क्या है? क्या 17 28 1728 हेक्टेयर पर क्यूमेक। चलो करें स्टार्ट। कितने वैल्यू होगी, सेंटीमीटर में निकालनी है, ध्यान रखना। चलो करें स्टार्ट। वैल्यू बताओ, वैल्यू दे रखी है ड्यूटी की, डी की वैल्यू कितनी है 1728 हेक्टेयर पर, हैं? अरे जीरो कैसे आएगी भाई। बेस पीरियड, बेस पीरियड किससे नोट करते हैं, बी की वैल्यू कितनी है 115 दिन। अच्छा वैल्यू किसकी निकालनी है, डेल्टा किस में निकालनी है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर निकालनी है तो 864 बी बाय में डी, वैल्यू निकाल दो। दिस इज 864, बी की वैल्यू कितनी है 115, डी की वैल्यू कितनी है 1728। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। 864, अरे क्यों लगा दिया वो, क्यों लगा दिया, वो तो मीटर में आ जाएगी ना, वो मीटर में आ जाएगी वैसे होता। हाँ मीटर में निकाली तो इसमें मर्जी निकालो। अब आपको दो ही फॉर्मूले याद करने, कंफ्यूज मत हो। इधर देखो मैंने आपको बोला डेल्टा की वैल्यू 8.64 सॉरी ये है किसके अंदर, ये किस में आएगी 8.64 बी बाय में डी, ये किस में आएगी, दिस इज इन मीटर। अब आपको सेंटीमीटर में निकालना है, 864 बी बाय में डी किस में आएगी, मीटर में। अब यहाँ पे सॉरी सेंटीमीटर, अब यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है, हेक्टेयर पर क्यूमेक में ही है, टेंशन मत लो इसकी, ठीक है क्या। अब दो ही फॉर्मूले याद रखना, बाकी ध्यान कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज हो जाओगे यार, यही रखो बस, एक ये बस, और कुछ नहीं ध्यान रखना, हो गया ठीक है। चलो मीटर स्क्वायर में आज हेक्टेयर में कर लो कन्वर्ट उसको, फिर ये लगा दो। मीटर स्क्वायर में आ गया, हेक्टेयर में कर लोगे 10 के -4 करके वो कर देना बस, और फालतू चक्कर में पढ़ना ही नहीं आपने, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक खत्म हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है अब ड्यूटी एट वेरियस प्लेसेस। स्टार्ट करते हैं इसको भी, डोंट पॉज करो यार, वॉशरूम जाए। हाँ इससे इक्वल टू वाला, एक मिनट अब वही है स्टार्ट। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज ड्यूटी एट वेरियस प्लेसेस। यहां से एक सवाल आता है, वो सारा लिखवा दूंगा आपको। ड्यूटी एट वेरियस प्लेसेस। चलो एग्जांपल ले रहा हूं इसके लिए भी। ये रिवर, ये बैराज लगा दिया,
रिवर के बाद एक और रिवर के बाद एक रिवर, मेन रिवर बना दी। मेन रिवर के बाद बना दो मेन कैनाल। मेन कैनाल से निकाल दो ब्रांच कैनाल, फिर अगेन ब्रांच कैनाल। दिस इज ब्रांच कैनाल। ये ब्रांच कैनाल, ब्रांच कैनाल से अगेन डिस्ट्रीब्यूटरी। यहाँ से निकाल दो फील्ड की तरफ। दिस इज एट फील्ड। ये बना दो फील्ड। ये फील्ड में चला गया पानी, ये फील्ड में चला गया पानी। दिस दी, अब उसको डिनोशन कर देते हैं सारी की सारी। यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है। दिस इज फ्लोइंग ऑफ वाटर। फ्लोइंग ऑफ वाटर, कलर ब्लू। ये वियर है, ये वियर बराज होता है ना, जो डायरेक्शन चेंज करता है। वियर एंड बराज लगा हुआ है। कलर, दिस इज वियर बैराज। ये हो जाएगा। यहाँ से पानी कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। अब मैं वाइट से बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ से पानी आ गया। उसके बाद ये कौन सी कैनाल थी? दिस इज रिवर से लेके कहाँ जाएगी? मेन कैनाल। दिस इज मेन कैनाल। मेन कैनाल से आई अपनी मेन कैनाल के बाद आएगी ब्रांच कैनाल। दिस इज ब्रांच कैनाल। अब ब्रांच कैनाल की भी क्या है? दिस इज डिस्ट्रीब्यूटरी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटरी। ये हो जाएगी, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी में आ गया। उसके बाद ये दोबारा से पानी कहाँ जाएगा? दिस इज माइनर। ये माइनर बोल देते हैं इसको। माइनर से कहाँ जाएगा? ये मेरा आउटलेट डिस्चार्ज हो गया, जिसको बोलते हैं वाटर कोर्स, जहाँ से पानी सीधा खेत में जाएगा। वाटर कोर्स। ये क्या है मेरा? दिस इज फील्ड। ये सारी कहानी है, फील्ड होगी। तो अब कर लो, नोट कर लो इसको फटाफट से। तो मैंने आपको ये सारी कहानी बता दी। दिस इज फील्ड, ये फील्ड है। तो ये सारी कहानी, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूँ आपको। पानी कहाँ से कहाँ गया? कलर ब्लू लेके सारे ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज पानी यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से अगेन यहाँ, ये क्या है? ये फील्ड में पहुँचा दिया। तो अल्टीमेटली पानी कैसे फ्लो कर रहा है वो सारी कहानी बता दी आपको, ठीक है। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन बनता है, वो अभी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो बना लो एक डायग्राम छोटा सा फटाफट से। तो अल्टीमेटली और भी बैराज लगा सकते हैं इसमें, बनाना चाहो तो। यहाँ से पानी, यहाँ बैराज से यहाँ आ गया पानी, अगेन यहाँ लगा दिया होगा उसने बैराज, फिर यहाँ चला गया, अगेन वहाँ लगा दिया होगा, यहाँ आ गया, यहाँ से वहाँ चला गया, अगेन यहाँ से सारा पानी आ गया। तो ये सारे पानी डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। तो अल्टीमेटली एक सवाल कराना है, तभी मैंने आपको ये सारी कहानी बता दी। अच्छा, अब ये सारी कहानी होगी। अच्छा ये बताओ मुझे, ये बताओ ये कौन सी इरिगेशन है? विच टाइप ऑफ इरिगेशन इज दिस? ये कौन सी इरिगेशन है? अब रिवाइज करा रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर कर लिया ना हमने। ये कौन से टाइप की इरिगेशन है? कहाँ फ्लो कर रहा है पानी? दो टाइप बताए थे, सरफेस फ्लो और सब सरफेस फ्लो। इसका अंदर इरिगेशन कौन सा टाइप है? ये सरफेस फ्लो। सरफेस का भी कौन सा फ्लो है? ये सरफेस का भी कौन सा है? सरफेस में दो टाइप बताए थे, एक फ्लो टाइप, एक लिफ्ट टाइप बताई थी। फ्लो टाइप, तो इसका मतलब फ्लो कर रहा है ये। अच्छा, फ्लो का भी दूसरा टाइप। अच्छा, फ्लो की टाइप बताओ, फ्लो की टाइप बताओ। अभी भी भूल गए, अरे पढ़ा करो भाई। फ्लो में दो टाइप बताए थे, एक पेरेनियल और दूसरा स्टोरेज बताया था आपको। तो ये कौन सा टाइप हो गया? अल्टीमेटली स्टोर करके जा रहा है पानी, यहाँ पे स्टोर करके स्टोर से स्टोरेज किस। तो अल्टीमेटली रिवाइज कराने के लिए आपको एक जनरल आइडिया दे दिया, वो यही टाइप की इरिगेशन होते हैं, सारे के सारे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिवर, मेन रिवर से आया मेन कैनाल से ब्रांच कैनाल से डिस्ट्रीब्यूटर से माइनर से वाटर कोर्स बोल देंगे इसको, या इसको बोल सकते हो आउटलेट बोल सकते हो। दिस इज द आउटलेट, ठीक है, ये आउटलेट है। अब ये भी लिखवा दूंगा अभी आपको मैं, तो मैंने सब कुछ लिखवाना ही है इसके बारे में।
तो ये भी लिखवा देंगे आपको, दिस इज आउटलेट। चलो ये सारी कहानी हो गई, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सारी कहानी हो गई। अच्छा इसमें लॉसेस भी होंगे। लॉसेस कैसे हो रहे होंगे? जमीन के अंदर लॉस भी हो रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है मोस्ट ऑफ द कैनाल क्या है, अनलाइंड है। अनलाइंड है तो सारी की सारी पानी क्या जा रहा होगा, साइड से पानी जा रहा होगा उसमें। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको दिखाऊं तो लॉसेस हो रहे होंगे साइड से, ठीक है। ये लॉसेस हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली दिखा दिया बस आपको, समझ गए ना बात। ये लॉसेस दिखा दिया, तो समझना है, समझने के लिए सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर ली मैंने, ठीक है। ये सारी कहानी होगी, तो सारी की सारी फील्ड में क्या होगी, लॉसेस भी आ गए, तो ध्यान रख लेना इसको। चलो इन सारी चीज़ों को लिख लेते हैं, हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं, लिखो इसके बारे में। इन इरिगेशन सिस्टम, इन इरिगेशन सिस्टम water is supplied from, in irrigation system water is supplied from main canal, water is supplied from source। source क्या है यहाँ पे, river। source क्या है, river, and flows into the main canal, flows into the main canal, and from main canal to branch canal and to the, अब ब्रांच कैनाल में चला गया, उसके बाद कहाँ जाएगा, ब्रांच कैनाल टू दी डिस्ट्रीब्यूटरी एंड इनटू दी माइनर में जाएगा, माइनर से कहाँ जाएगा, इनटू दी माइनर एंड दी माइनर से कहाँ जाएगा, ये वाटर कोर्स तो बना दिया बट आप सीधा लिख दो, एंड फ्रॉम माइनर टू दी फील्ड, एंड फ्रॉम माइनर टू दी फील्ड, और फील्ड में जाएगा वो, एंड फ्रॉम माइनर टू दी फील्ड। ये सारी कहानी रहती है मेरी। हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट है ये, ड्यूरिंग दिस पैसेज ऑफ टाइम, इस टाइम के अंदर लॉसेज होंगे। ड्यूरिंग दिस पैसेज ऑफ टाइम लॉसेज आर अक्कर, कौन कौन से लॉसेज होंगे, लॉसेज आर अक्कर, दैट इज इवेपोरेशन loss and percolation loss, and this is percolation loss। ये हो जाएगा, हो गया। टर्म इन लॉस को बोलते क्या है, एंड दिस लॉस इज टर्म्ड एज ट्रांसमिशन लॉस, एंड दिस लॉस is termed as transmission loss। and this loss is termed as transmission loss or transit loss or conveyance loss, इसको बोलते हैं transit loss और conveyance loss।
हो गया, चलो ये सारी कहानी होगी। तीसरा पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट लिखो, एज वी मूव अहेड। यहाँ से सवाल बनेगा, नोट डालो इसको। एज वी मूव ahead, as we move ahead in irrigation system, in irrigation system, as we move ahead in irrigation system from head to main canal, from head to main canal, head to main canal to the head of field length, to the head of field length, to the head of field length of flow of water, of to the head of field length of flow of water in this channel, flow of water in this channel reduces, in this channel क्या हो जाएगी, reduce हो जाएगी, reduces, which in turn reduce the transmission loss, which in turn reduce the transmission loss, which in turn reduces the transmission loss. Hence the availability of water for irrigation increases. Hence the availability of water for irrigation increases. Thereby for same delta, more area can be irrigated. More area can be irrigated. ज़्यादा एरिया इरिगेट कर पाएंगे. Hence duty increases. Duty increases. हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, इसी में नोट में दूसरा पॉइंट लिखो. हो गया था. नोट में दूसरा पॉइंट लिखो. ड्यूटी ऑफ वाटर देयरफॉर, varies from one place to duty of water therefore varies from one place to another. Increases one place to another, increases as we move downstream. From ahead of main canal. From ahead of main canal. Towards the head of branch or watercourse. Towards the head of main canal. उल्टा लिख दिया गया. As we move downstream from the head of main canal towards the head of branch. Towards the head of branch or watercourse. ये लिख लो. थर्ड पॉइंट अभी समझा दूंगा सारा.
एक कहानी लिख लो ड्यूटी हेड की कहानी भी लिख लो। ये कहानी लिख के समझाता हूँ पहले। द ड्यूटी एट हेड ऑफ वाटर कोर्स, द ड्यूटी एट हेड ऑफ वाटर कोर्स, द ड्यूटी एट हेड ऑफ वाटर कोर्स और आउटलेट ऑफ माइनर, और आउटलेट ऑफ माइनर is termed as outlet discharge factor. Outlet discharge factor. Outlet discharge factor. हो गया? इसी में एक पॉइंट और लिख लो, इसी में ही। The outlet point is the point. Outlet point, the outlet point is the point where the responsibility of irrigation department, where the responsibility of irrigation department finishes. इरिगेशन डिपार्टमेंट फिनिश हो जाएगी। इरिगेशन डिपार्टमेंट फिनिशेस एंड इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मर स्टार्ट्स। बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मर स्टार्ट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मर स्टार्ट्स। हो गया? ये सारी कहानी आ गई। चलो इतना पढ़ लेते हैं पहले, फिर समझते हैं उसको, बाकी को भी देखते हैं। चलो अब कहानी मैंने कहाँ से बतानी है आपको, इसमें बताया मैंने इरिगेशन सिस्टम में सबसे पहले बताया वाटर सप्लाई कहाँ से होती है, रिवर से। रिवर से कहाँ पे, मेन कैनाल में, मेन कैनाल से ब्रांच कैनाल, एंड ब्रांच कैनाल से डिस्ट्रीब्यूटेड टू माइनर, और माइनर से कहाँ जाएगी, फील्ड में जाएगी। नेक्स्ट बताया, कहता है इस पैसेज ऑफ टाइम में लॉसेज क्या होंगे, अकर होंगे लॉसेज। अब कौन कौन से लॉसेज होंगे, इवेपोरेशन लॉस और परकुलेशन लॉस। दिस इन लॉस का पास होना, ट्रैवल होना, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लॉस, क्योंकि पानी फ्लो कर रहा है तो ट्रांसमिट हो रहा है। तो दूसरा लॉस क्या होगा, ट्रांजिट लॉस। तीसरा क्या होगा, कन्वेंस लॉस। तो तीनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब इसको समझो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे सवाल आएगा। कहता एज वी मूव अहेड इन इरिगेशन सिस्टम फ्रॉम हेड टू मेन कैनाल टू दी हेड ऑफ फील्ड लेंथ, द फ्लो ऑफ वाटर इन दिस चैनल रिड्यूस। अच्छा, इसने पता क्या बोला, कहता आपने क्या किया, पानी कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से स्टार्ट होता, ये हेड था पहले इसका। अब मैंने कहा पानी स्टार्ट करो यहाँ से, फिर इसके बाद क्या, कहाँ स्टार्ट करो, यहाँ से। पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, लॉसेस ज़्यादा होंगे। यहाँ से स्टार्ट किया, लॉसेस क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। फिर हेड कहाँ से आ गया, यहाँ से। फिर हेड यहाँ से ले लिया, यहाँ से। फिर हेड कहाँ से आ गया, यहाँ से। फिर हेड कहाँ से आ गया, यहाँ से। तो लॉसेस क्या होते जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसने बोला जैसे जैसे आगे आप मूव करते जाओगे तो लेंथ क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। तो इसने देखो सेम कहानी बोली इसने, एज वी मूव अहेड इन इरिगेशन सिस्टम फ्रॉम हेड टू मेन कैनाल टू द हेड ऑफ फील्ड लेंथ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन दिस चैनल, क्या लिख दिया मैंने, इन दिस चैनल यार, फ्लो ऑफ लैंड, ठीक है। फ्लो ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, चैनल में रिड्यूस हो जाएगा, विच इन टर्न रिड्यूस द ट्रांसमिशन लॉस भी क्या हो जाएंगे उसके, कम हो जाएंगे। हेंस द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन इंक्रीज। तो इरिगेशन के लिए वाटर कितना क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, लॉसेस कम हो गए। तो देयर बाय फॉर सेम डेल्टा, डेल्टा आपकी सेम है, मैंने मान ली भाई आपको 5 सेंटीमीटर ही पानी अप्लाई करना है, तो सेम डेल्टा के लिए मोर एरिया क्या कर पाओगे, इरिगेट कर पाओगे। तो हेंस ड्यूटी क्या हो जाएगी इसकी, बढ़ जाएगी। तो ये सारी कहानी है। ड्यूटी इंक्रीज मतलब ज़्यादा एरिया इरिगेट कर पाना। ड्यूटी की डेफिनेशन क्या थी, ड्यूटी एरिया को इरिगेट करना व्हेन सप्लाई ऑफ वाटर इज 1 मीटर के ऊपर सेकंड। The duty of water therefore varies from one place to another, increases as we move downstream from head of main canal towards the head of branch and water course। क्या कहानी समझ आई, कहता है जो ड्यूटी है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे बढ़ती है, जैसे मैं डाउनस्ट्रीम, जैसे मैं नीचे की तरफ फ्लो कर रहा हूँ, नीचे की तरफ कहाँ से, मेन कैनाल से लेके कहाँ पे, हेड ऑफ द ब्रांच पे। तो वही कहानी बता दी मैंने ड्यूटी की, वही कहानी दोबारा रिपीट कर दी। द ड्यूटी ऑफ हेड ऑफ वाटर कोर्स और आउटलेट। अब ये कहानी किसकी बता दी,
आउटलेट की, जो लास्ट में माइनर के बाद में है, द ड्यूटी एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स और आउटलेट ऑफ माइनर इज टर्म्ड एज आउटलेट डिस्चार्ज। जो हेड ऑफ वाटर आउटलेट से आएगा पानी, उसको क्या बोलते हैं? आउटलेट डिस्चार्ज बोलते हैं। द आउटलेट पॉइंट इज द पॉइंट, कहता है आउटलेट पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जहां पे इरिगेशन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? खत्म हो जाती है और फार्मर की स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी कहानी में दिखाई भी है। तो कहानी कहां से स्टार्ट करी थी? यहाँ से। तो यहाँ पे क्या होगी? ये दिस इज आउटलेट पॉइंट। अब ये यहाँ तक तो इरिगेशन डिपार्टमेंट की है पड़ी, इसके बाद जो पानी फ्लो करेगा वाटर कोर्स से, यहाँ से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी? फार्मर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। उसको बोलते हैं आउटलेट डिस्चार्ज बोलते हैं। यहाँ जितना भी पानी आएगा। तो ये सारी कहानी आपको बता दी, समझ आ गया आपको? चलो ठीक है, ये सारी कहानी भी आ गई। ठीक है, एक पॉइंट और लिखवा दूँ? एक पॉइंट और लिख लो, चलो एक पॉइंट और लिख लो, एक पॉइंट और लिखो, चौथा ही लिख लो, चौथा ही बना लो। in case of flow irrigation, in case of flow irrigation, duty is always expressed as या एक्सप्रेस्ड एज लिख लो, एक्सप्रेस्ड एज एरिया पर डिस्चार्ज, एज एरिया पर डिस्चार्ज। क्यों? बताओ ड्यूटी का क्या था फॉर्मूला? दिस इज मीटर क्यूब पर क्यूमेक, बताया था ना, मीटर स्क्वायर पर क्यूमेक, या दूसरा हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो ये आपको जनरल बता दिया उसने बता दिया भी इन केस ऑफ फ्लो इरिगेशन ड्यूटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज दिस, ये एक्सप्रेस करेंगे। इट इज टर्म्ड एज फ्लो ड्यूटी, इट इज टर्म्ड एज फ्लो ड्यूटी। लिख लो, हो गया। बट इन केस ऑफ वाटर, बट इन केस ऑफ स्टोरेज वाटर, इन केस ऑफ स्टोरेज वाटर, एग्जाम्पल स्टोरेज इरिगेशन, एग्जाम्पल storage irrigation is expressed as कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इन टर्म्स ऑफ एरिया बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल, एरिया बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल, एरिया बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल। ये सारी कहानी आ जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम वाटर अवेलेबल इन द रिजर्वियर, अवेलेबल वॉल्यूम वाटर अवेलेबल इन द रिजर्वियर। तो ये सारी कहानी आ जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? यूनिट क्या हो जाएगी? हेक्टेयर डिवाइड बाय में, हेक्टेयर बाय में क्या हो जाएगा? अब वॉल्यूम बनाना है, इसमें क्या आएगा? हेक्टेयर पर क्यूमेक था, अब उसको किससे गुना कर दूं मैं? मीटर पर क्यूमेक था, वहाँ पे क्या था? डिस्चार्ज था। यहाँ पे क्या लिखना आपको? मीटर, हेक्टेयर बाय मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, ये लिख लेना। एरिया इंटू में हाइट। अरे एरिया ऑफ वॉल्यूम वाटर कैसे निकालोगे? एरिया इंटू में हाइट हो जाएगा। अरे मीटर में लिख दिया और ये ऊपर हेक्टेयर आ गया। तो ये सारी मीटर इंटू में मीटर स्क्वायर, अरे ये बता दिया, ये डिफरेंस बता दिया अलग अलग, ये लिख के दिखा दिया। और ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तो अल्टीमेटली तो वॉल्यूम ही है ये, और ऊपर क्या आ गया? हेक्टेयर आ गया। चलो नेक्स्ट कहानी है फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी। नेक्स्ट कहानी है फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी। करना है क्या? रोकूं? ठीक है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी, फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी। चलो, फर्स्ट इज टाइप ऑफ क्रॉप। फर्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी में टाइप ऑफ क्रॉप। फर्स्ट फैक्टर इज टाइप ऑफ क्रॉप, लिखो इसके बारे में। टाइप ऑफ क्रॉप, अ क्रॉप रिक्वायरिंग मोर वाटर, अ क्रॉप रिक्वायरिंग मोर वाटर
will have less coverage of area, will have less coverage of area. A crop requiring more water will have less coverage of area for same quantity of water being applied. For same quantity of water being applied. For same quantity of water being applied. For same quantity of water being applied as compared to the crop requiring as compared to the crop requiring less water, as compared to the crop requiring less water. Hence duty will be less for crop. Hence duty will be less for crop which needs more water, which needs more water, or vice versa, ये सारी कहानी लिख लो उसको. नेक्स्ट फैक्टर पहले लिखवाई दूँ, समझना समझा दूँ साथ साथ. नेक्स्ट सेकंड फैक्टर लिखो, टाइप ऑफ सोइल. सेकंड फैक्टर इज टाइप ऑफ सोइल. में आ जाओ. इफ द परमेबिलिटी ऑफ सोइल, if the permeability of soil under irrigation is high, water loss due to percolation, will be more. Water loss due to percolation will be more, and hence duty will be loss. Duty क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, and vice versa. Third one. Useful rainfall. Useful rainfall. In some of the cases, if useful rainfall is more, if useful rainfall is more, hence certain demand of water, hence certain demand of water is fulfilled by it, thereby more irrigation water is required. तो इरिगेशन हो ही गया, तो एक मिनट. Thereby more irrigation water is available.
इरिगेशन वाटर इज अवेलेबल, अवेलेबल ज़्यादा हो जाएगा, मोर इरिगेशन वाटर इज अवेलेबल विच प्रोवाइड्स हायर ड्यूटी, विच प्रोवाइड्स हायर ड्यूटी। चलो समझो इसको, पहले 3 बता देता हूँ, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। चलो 3 समझ लो। आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, मेरे को बताना है फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी। ड्यूटी क्या होता है? कितना एरिया इरिगेट करेगा 1 मीटर क्यूब, 1 क्यूमेक अगर डिस्चार्ज करता हूँ तो कितना एरिया इरिगेट करेगा। समझो इसको। पहला बताया टाइप ऑफ क्रॉप, कहता कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं जिनको क्या होता है, ज़्यादा पानी चाहिए होता है, विल हैव, और ज़्यादा पानी चाहिए तो और क्या करेंगे, वो कवरेज ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, खुद ही पानी ज़्यादा ले लेंगी। समझ रहे हो? कवरेज ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, कवरेज ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, लेस कवरेज ऑफ एरिया होगा। अरे कवरेज ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, लेस हो गया। फॉर सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर बीइंग अप्लाइड एज कंपेयर टू द क्रॉप रिक्वायरिंग लेस वाटर। इसका मतलब जिनको ज़्यादा पानी चाहिए, लेस कवरेज ऑफ एरिया, लेस कवरेज ऑफ एरिया मतलब ड्यूटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ड्यूटी विल बी लेस फॉर द क्रॉप विच नीड मोर वाटर। जिसको ज़्यादा पानी चाहिए जिन क्रॉप को, उसकी ड्यूटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? कम एरिया इरिगेट करेगा। नेक्स्ट बताया टाइप ऑफ सोयल। टाइप ऑफ सोयल बताया अगर परमेबिलिटी ऑफ सोयल, अब तो फैमिली हो परमेबिलिटी से, परमेबिलिटी ऑफ सोयल अंडर इरिगेशन इज हाई। अगर परमेबिलिटी क्या है, हाई है, वो इफ द परमेबिलिटी ऑफ सोयल अंडर इरिगेशन इज हाई, वाटर लॉस ड्यू टू पर्कुलेशन क्या हो जाएगा, लॉस ज़्यादा होंगे। अगर लॉस ज़्यादा होंगे तो ड्यूटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अरे ड्यूटी कम हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा। समझ के बात है? अरे ज़्यादा लॉस ही हो गए तो ज़्यादा एरिया इरिगेट हुआ ही नहीं, कम एरिया इरिगेट हुआ, ड्यूटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट यूजफुल रेनफॉल, कहता मान लेते हैं कुछ केस में यूजफुल रेनफॉल क्या होगी, ज़्यादा होगी, रेनफॉल ज़्यादा होगी। मान लो इस बार रेनफॉल ज़्यादा होगी है। अब रेनफॉल ज़्यादा होने के बाद क्या हो गया, डिमांड, काफ़ी सारी डिमांड तो क्या कर दी, उसकी फुलफिल ही कर दी। अब क्या हो गया, ज़्यादा पानी अवेलेबल है अपने पास। अब इरिगेशन के लिए जो पानी चाहिए था वो तो है ही बड़ा अपने पास। अब ज़्यादा पानी अवेलेबल है तो ड्यूटी भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ज़्यादा एरिया इरिगेट कर पाएंगे हम। तो ये सारी करेंगे। समझ के बाद 3 फैक्टर हो गए। चौथा फैक्टर क्या, वो डाउट है कोई? हाँ, बारिश अच्छी होगी तो ज़्यादा सर्टेन डिमांड ऑफ वाटर क्या होगा, कंप्लीट होगी। जो इरिगेशन के लिए वाटर आपने सोर्स रखा हुआ था वो तो वैसे के वैसे पड़ा है। अब इसका मतलब ज़्यादा लैंड को इरिगेट कर पाओगे आप। ज़्यादा लैंड इरिगेट हो जाएगा तो उसका मतलब क्या, ड्यूटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी, इसका उल्टा है। समझ के बात है? चलो ऐसे लगता है चीज़ों, अब लेट हो जाएंगे तब समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट क्लाइमेट एंड सीजन। नेक्स्ट इज क्लाइमेट एंड सीजन। चलो, एज ड्यूटी इंक्लूड्स दी, as duty includes the water lost due to evaporation, percolation and percolation. Water loss due to evaporation and percolation. These losses may vary in different climatic condition. These losses may vary in different climatic condition, different seasons and different days. Different seasons and different days of a particular season. Next, hence more the loss due to high temperature. More the loss due to high temperature. And lesser is the duty. ड्यूटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, लेसर इज द ड्यूटी। ठीक है।
नेक्स्ट एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन, पांचवा एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन, एफिशिएंसी कितनी है इरिगेशन की? इफ हायर इज द एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन, if higher is the efficiency of, if higher is the efficiency of irrigation, lesser is the loss of water, lesser is the loss of water, lesser is the loss of water, more is the availability of water, more is the availability of water for irrigation, more is the availability of irrigation that results in higher duty, that results in higher duty. ये लिख लो, ये सारी कहानी होगी, अब समझ लो इसको। लग जाएंगे यार, 2 दिन ऐसे लग रहा है, काफ़ी सारा है। चलो समझो इसको। अब क्या बताया मैंने, नेक्स्ट इज क्लाइमेट एंड सीजन। एज ड्यूटी इंक्लूड्स द वाटर लॉस ड्यू टू द इवेपोरेशन परकुलेशन। ड्यूटी इंक्लूड करती है जो वाटर लॉस हुआ किसके थ्रू, इवेपोरेशन और परकुलेशन के थ्रू। अब बताया अब लॉस वेरी करेंगे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में, अलग अलग सीजन पे, अलग अलग डेज पे डिपेंड करता है। तो अब कहता है जितने ज़्यादा लॉस होगा, अगर टेम्परेचर, लेट अस सपोज टेम्परेचर बढ़ गया, अगर टेम्परेचर बढ़ गया लॉस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो ड्यूटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारी कहानी लिखी है, समझ गए। तो ये पॉइंट पढ़ना है इसके लिए सिर्फ। नेक्स्ट बताया इफ हायर द एफिशिएंसी, अगर एफिशिएंसी इरिगेशन की ज़्यादा है तो लेसर इज द लॉस ऑफ वाटर का लॉस क्या होगा, कम होगा। मोर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्या होगा, ज़्यादा अवेलेबिलिटी क्या होगी, पानी की ज़्यादा अवेलेबल होगी इरिगेशन के लिए, तो हाई ड्यूटी हो जाएगी। तो ये सारी कहानी समझ के बात। चलो रोक दो इसको, बहुत है इतना, ठीक है।